नमस्ते। देखिए, कल हमने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए थे और उनके रिलेटिव न्यूमेरिकल दिए थे, लेकिन उन न्यूमेरिकलों को अभी तक किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, ना ही अपनी कोई परेशानी बताई। उनको हल करिए पहले। अगर नहीं आ रहे हैं तो जौन सा न्यूमेरिकल है उसके नीचे लिखिए, सर इसको बताओ, तो बताएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, कल हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद पढ़ा था पीपीएम सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद देखिए मोल अंश, उसमें एक सवाल मोल अंश का भी था, मोल अंश। तो देखिए मोल अंश क्या होते हैं, मोल अंश कह लो या मोल प्रवाह। तो देखिए मोल अंश क्या होता है, मोल अंश क्या होता है कि देखिए आपका विलयन कैसे बनता है, विलय से, और विलायक से विलयन बनता है। तो देखिए मोल अंश कैसे कहते हैं कि किसी विलयन में, ये विलयन बन गया, किसी विलयन में उस अवयव के मोल, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, विलय या विलायक, किसी विलयन में उस अवयव के मोल, किसी विलयन में उस अवयव के मोल और कुल मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्या होता है किसी विलयन में उस अवयव के मोल और कुल मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। जैसे देखिए हमने माना कि विलय के मोल क्या है, स्मॉल एन, व विलायक के मोल क्या होते हैं, कैपिटल एन हो तब। अब देखिए आपके पास उस जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि विलय के मूल अंश क्या होंगे, विलय के मूल अंश क्या होंगे, तो विलय के मूल अंश, तो यहां से देखिए क्या होता है, किसी विलयन में उस अवयव, उसके मतलब विलय की बात चल रही है, तो विलय के मूल क्या है, उस अवयव के मूल, और कुल मूल क्या हो जाएंगे, n प्लस कैपिटल एन। तो यहां से क्या निकलेगा, विलय के मूल अंश बराबर n बट्टे n प्लस कैपिटल एन। तो किसी विलयन में उस अवयव के मूल और कुल मूल के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। इसी प्रकार देखिए विलायक का मूल अंश निकालोगे, तो यहां से क्या आएगा, विलायक क्या है यहाँ पे, कैपिटल एन, तो विलायक के मूल कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल। ये हो गया, क्या हो गया, किसी विलयन में उस अवयव के मूल, उस अवयव की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कुल मूल के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। हमने माना कि विलय के मूल स्मॉल एन, तो विलायक के मूल कैपिटल एन हो तब, तो विलय का मूल अंश क्या निकल गया है, स्मॉल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। विलायक का मूल अंश क्या निकल गया है, कैपिटल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल। तो यहां से देखिए कल हमने आपको बताया था कि मोल बराबर क्या होता है, अगर स्मॉल एन की बात करें तो स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एन,
और कैपिटल एन की बात करें तो कैपिटल एन बट्टे कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एन, स्मॉल डब्ल्यू के अड़ू बार, सॉरी बार, और ये क्या है अड़ू बार, ऐसे यहाँ पर ये क्या है बार, ये क्या अड़ू बार। अब देखिए इस पे भी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे आता है, जैसे उसने बोल दिया कि 46 ग्राम C2H5OH को एक मिनट 23 कर दो, 23 ग्राम C2H5OH को 90 ग्राम H2O में घोला गया है। अब घोल दिया तो क्या बन गया, तो विलेन बन गया। तो विलेन में C2H5OH एथिल अल्कोहल व H2O के मोल अंश बताइए। अब देखिए यहाँ पर मोल अंश पूछ रहा है, यहाँ पर ऐसे भी कह सकता था तो विलेन में विलय तथा विलायक के मोल अंश बताइए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इनके भार पता होना चाहिए। तो देखिए इतने ग्राम को इतने में इसमें घोला गया है, तो ये क्या हो गया विलय। अब विलय क्या होगा, यहाँ से विलय 23 ग्राम विलय हो गया, तो इस विलय का भार मतलब स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना हो गया 23। अब देखिए ये हमने क्या निकाल लिया बार, इसका अड़ुवन निकालेंगे m बराबर क्या आएगा C2 प्लस H5 प्लस O प्लस H। तो यहाँ से देखिए 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 16 प्लस 1, तो क्या आ गया 12 दूनी 24, 5 प्लस 17, इसको जोड़ोगे तो क्या आ गया 7 और 5 12 अच्छा 16, 3 और 1 4। स्मॉल एम पता चलेगा यहाँ से, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। अब देखिए यहां से आप या तो स्मॉल एन पता कर लो, कैसे, स्मॉल एन बराबर क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एम। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना है 23 और स्मॉल एन कितना है 46, तो इसको काटोगे तो कितना 1 और ये 2, 1 दूनी 40। तो यहां से आपके स्मॉल एन पता चल गए। इसी प्रकार देखिए आपको विलायक का भार पता करना है, विलायक का भार अब कितना है कैपिटल डब्ल्यू बराबर 90। अब यहाँ से H2O का जो है आप अड़ुवन निकालो, H2 प्लस O कितना आएगा 1 गुणा 2 प्लस के 16 कितना आ गया 18, तो अड़ुवर 18 आ गया। अब इसके n निकालोगे तो कैपिटल N बराबर क्या आएगा कैपिटल W बट्टे कैपिटल M। तो यहां से देखिए कैपिटल डब्ल्यू कितना है 90 और ये कितना है 18, क्या आ गया 5 18 बन गया। अब आपके पास दोनों के मोल पता है, दोनों के मोल पता है, इसको और हल कर सकते हो आप 0.5 आ जाएगा इसका। तो यहां से आप मोल अंश निकाल लो, दोनों के मोल पता है तो मोल अंश निकल जाएगा कैसे, देखिए C2H5OH का मोल अंश बराबर क्या आएगा, इसका भार सॉरी इसके मोल कितने हैं 0.5, तो सूत्र n प्लस n, इनके मान रखिए पॉइंट, इसका स्मॉल n का मान कितना है 0.5 और कैपिटल स्मॉल n 0.5 प्लस 5, इसको हल करोगे 0.5। अब देखिए ये क्या आएगा आपका 5.5, पॉइंट से पॉइंट गया 5 से ये गया 1/11,
इसको हल करोगे तो क्या आ गया 0.0 100 0.09। अब देखिए ये किसके मोलन्स हैं आपके पास एथिल अल्कोहल के। अभी किसके निकालने हैं आपको H2O के का मोल अंश। तो H2O का मोल अंश क्या होगा देखिए H2O का मोल अंश क्या होगा कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो कैपिटल N कितना है 5 और ये कितना है 5.5 कितना आ गया 5/5.5। यहाँ से पॉइंट हटा दिया गया क्या आ गया 5 से 10 5 से 11 पॉइंट लगाओगे 0 9 एक बचा 0। ठीक और भी आगे जाएगा। तो इस प्रकार से आप मोल अंश निकाल सकते हो। यदि देखिए इसमें भी उसी की तरह होता है कि विलय और विलायक के जो मोल अंश का मान आएगा वो हमेशा कितना आएगा 1। तो अगर आपने विलय का मोल अंश निकाल लिया किसका विलय के मोल अंश निकाल लिए जो आपके निकले हैं और आपको विलायक के निकालने हैं तो क्या करो 1 में से माइनस कर दो। जैसे हमने अभी इसके निकाल लिए अभी मैं कहता H2O का मोल अंश क्या होगा 1 माइनस के 0.09 क्या आएगा 0.19। इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको। ठीक तो मोल अंश समझ में आया। इसके दो न्यूमेरिकल नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन 1 42 ग्राम NaSCO3 को 72 ग्राम H2O में घोला गया है। तो विलायक के मोल अंश बताइए। ठीक इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो आगे चलते अभी। ठीक है इसके बाद देखिए ये टॉपिक होते हैं आपके खत्म। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा देखिए मोलरता मोललता द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मोलर विलयन। ठीक मोल अंश पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो कितने टॉपिक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यदि आप इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत सरल लगेगा और इसके न्यूमेरिकल आप आसानी से हल कर पाओगे। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। विलयन का अणु संख्यक गुण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है विलयन का अणु संख्यक गुण। विलयन का अणु संख्यक गुण मतलब विलयन के अणुओं की संख्या का गुण किस पर
अणुओं की संख्या पर। विलयन का जो है गुण किस पर निर्भर कर रहा है? अणुओं की संख्या पर। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, जैसे देखिए आपके पास कोई विलयन है, ठीक है, वो क्या है, एक निश्चित आयतन है उसका, तो देखिए उसके जो भौतिक गुण होंगे, किसी विलयन के जो भौतिक गुण होंगे निश्चित आयतन में उपस्थित, किस पर निर्भर करेंगे? देखिए या तो विलय के कणों पर, या आयनों की संख्या पर, या फिर कह सकते हो विलयन में उपस्थित, या कह सकते हो विलय के मूल अंश पर निर्भर करने वाला गुण ही क्या कहलाता है? विलयन का अणु संख्या गुण कहलाता है। ठीक है, क्या किसी विलयन के जो भौतिक गुण होंगे, विलयन कैसा होगा, मतलब काला होगा, पीला होगा, गाढ़ा होगा, पतला होगा, इस प्रकार से इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पर, एक निश्चित आयतन में, यानी आपका जो आयतन कैसा होना चाहिए, निश्चित, जब भी आप पता लगा पाओगे, निश्चित आयतन में जो भौतिक गुण है वो किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या या आयनों की संख्या या विलय के मूल अंश पर निर्भर करते हैं, उसे विलयन का अणु संख्या गुण कह सकते हैं। तो देखिए यहां से इतनी बात समझ में आई, विलयन का अणु संख्या गुण कैसे कहते हैं? क्या किसी विलयन के भौतिक गुण, किसी विलयन के भौतिक गुण एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन में उपस्थित, निश्चित आयतन में उपस्थित किस पर? विलय के कणों या आयनों की संख्या, या कह सकते हो या विलय के मूल अंश पर निर्भर करते हैं। मूल अंश पर, विलय के मूल अंश पर निर्भर करने वाला गुण ही, या किसी विलयन के भौतिक गुण एक निश्चित आयतन में उपस्थित किसके, विलय के कणों या आयनों की संख्या, विलय के मूल अंश पर निर्भर करने वाला गुण ही विलयन का क्या कहलाता है? अणु संख्या गुण कहलाता है। कितनी बात समझ में आई? विलयन के अणु संख्या गुण निम्नलिखित 4 होते हैं। विलयन के संख्या गुण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 परासरण दाब, नंबर 2 बास दाब अवनोन, नंबर 3 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 4 हिमांक अवनमन। इस प्रकार से देखिए विलयन के अणु संख्या गुण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? परासरण दाब,
वासुद अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। देखिए विलयन का अणु संख्या गुण समझ में आया। विलयन का अणु संख्या गुण क्या होता है? विलय के कणों या आयनों की संख्या पर निर्भर करने वाला विलयन का अणु संख्या गुण कहलाता है। क्या चीज? भौतिक गुण उसके विलयन के। अब देखिए आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आई। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले देखिए एक चीज जान लीजिए, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, या कह सकते हैं इसको चरम पात्र भी कहते हैं, फिल्टर पेपर भी कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली देखिए क्या होती है, ये देखिए एक प्रकार से समझिए इसको, जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है, उसमें क्या होता है, जो द्रव विलय का रूप होता है वो निकल जाता है और ठोस विलय के रूप होते हैं वो क्या रह जाते हैं। तो इसी प्रकार देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, यानी वह झिल्ली जिसमें से केवल, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु आसानी से गुजर जाते हैं, आसानी से गुजर जाते हैं, जबकि विलय के अणु आसानी से नहीं गुजर पाते हैं। क्या होता है, वह झिल्ली जिसमें क्या होता है, जिसमें से केवल किसके, विलायक के अणु आसानी से गुजर जाते हैं और विलय के अणु आसानी से नहीं गुजर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या होता है, जिसमें से केवल विलय के अणु नहीं गुजर पाए और विलायक के अणु गुजर जाए, उसे ही अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो देखिए अब देखिए परासरण, परासरण दाब अभी समझेंगे। देखिए परासरण क्या होता है, पहले परासरण क्यों समझिए। देखिए ये आपके पास कोई पात्र है, इसमें एक आधा पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक। इसमें आपने क्या किया, भिन्न भिन्न सांद्रताओं के दो विलयन लिए। अब सांद्रताओं से समझ लो आप, सांद्रता क्या होती है, मोलरता। भिन्न भिन्न सांद्रता मतलब किसी का कम सांद्रता, किसी की ज्यादा, ज्यादा और कम से क्या है, ये पतला और गाढ़ा विलयन बनाएंगे। तो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को किससे, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजारा। तो देखिए इसमें से दोनों की सांद्रता क्या अलग अलग है, एक विलयन पतला होगा एक गाढ़ा होगा। तो इसमें से जो विलयन क्या है आपका तनु, तनु मतलब पतला। तो जब देखिए क्या होता है, जब भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजारा जाता है, तो केवल क्या होता है, शुद्ध विलायक के अणु, किसके, शुद्ध विलायक के अणु, शुद्ध विलायक के अणु केवल किससे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। मान लो इसमें तनु विलयन है तो ये इधर गति करेंगे, या फिर इसमें तो ये इधर गति करेंगे। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है, जब किसी भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को किससे, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजारा जाता है, तो केवल शुद्ध विलायक के अणु, किसके, शुद्ध विलायक के अणु। अभी हमने क्या पढ़ा कि झिल्ली में से कौन विषिक्त होगा, केवल विलायक के अणु। तो केवल शुद्ध विलायक के अणु तनु विलयन से
तनु विलयन से मतलब जो विलयन पत्र होगा आपका, ये है तो इधर से और ये है तो इधर से, तनु विलयन से किसकी ओर, सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अणुओं की इस गति को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो लिख लो इसकी परिभाषा, देखिए एक बार और सुन लो, लिखो क्या होता है, जब भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को, जब भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजारा जाता है तो केवल शुद्ध विलायक के अणु, केवल शुद्ध विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अणुओं की इस गति को ही परासरण कहते हैं। ठीक, समझ में आया? देखिए जो नहीं लिख पाए एक बार और सुन लो, क्या बोला मैंने, जब भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजारा जाता है तो केवल शुद्ध विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अणुओं की इस गति को ही परासरण कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो देखिए इसके बाद आएगा आपका परासरण दाब। परासरण की परिभाषा समझ में आई? परासरण में क्या हो रहा है, केवल शुद्ध विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो देखिए परासरण दाब किसे कहते हैं, यदि परासरण समझ में आएगा तो परासरण दाब समझ में आ जाएगा। देख क्या होता है कि परासरण के समय, परासरण के समय क्या होता है, स्थिर ताप पर परासरण के समय जब केवल शुद्ध विलायक के अणु किससे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं तो अणुओं की इस गति को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? देखिए जिसने नहीं सुना वो दोबारा समझो क्या बोला। अभी हमने क्या पढ़ा, परासरण क्या होता है, परासरण में केवल शुद्ध विलायक के अणु किससे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। अब देखिए जो गति हो रही है उसको रोकना है तो रोकने में जो दाब लगाया जाएगा उसको क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। देखिए क्या बोला मैंने कि स्थिर ताप पर परासरण के समय केवल शुद्ध विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अणुओं की इस गति को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए परासरण दाब, इसके बाद में क्या आता है आपका, समपरासारी, समपरासारी विलयन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, परासरण मान परासरण और विलयन मतलब विलयन। तो जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें ही समपरासारी विलयन कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने, जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें ही समपरासारी विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए विलयन का अणु संकेत गुण में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसके बाद परासरण, परासरण दाब और समपरासारी विलयन। अब देखिए इसके बाद आता है आपका परासरण दाब संबंधी नियम। परासरण दाब संबंधी नियम। तो देखिए परासरण दाब संबंधी नियम हमने पहले ही पढ़े थे, आप 11वीं क्लास में द्रव्य अवस्था चैप्टर में। क्या नंबर 1 बोल्स का नियम,
क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। तो P बराबर के सी, के क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो अब देखिए सी क्या है, सांद्रता। तो किसी विलयन की सांद्रता के एक मोल, देखिए सी बराबर क्या होता है, N/V। यदि इस विलयन की सांद्रता में मोलों की संख्या एक हो और आयतन 20 लीटर हो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, P बराबर के 1/V। तो PV बराबर के। बोल्स का नियम क्या पढ़ा हमने, कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती हो गया। अब देखिए यहां से इसको हल किया तो यहाँ पर के क्या है, के एक स्थिरांक है, के एक नियतांक है, ठीक। इसको हल किया P बराबर। अब देखिए सी सांद्रता के विलयन में, सी सांद्रता के विलयन में 1 मोल 20 लीटर होता है। तो सांद्रता बराबर देखिए क्या होता है, N/V। लेकिन इसमें जो है मोल कितना है, 1, तो N बराबर V। तो C के स्थान पर 1/V रखा तो क्या आएगा, P बराबर के। इसको समीकरण 1 मान लो तो लिख लोगे। बोल्स का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे ही बोल्स का नियम कहते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 2, चार्ल्स का नियम। ये क्या होता है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब किसके, ताप के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का ताप, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। तो P बराबर यहाँ से क्या आएगा, KT। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, P/T बराबर कांस्टेंट। तो यहां से चार्ल्स का नियम लिख लोगे आप, क्या होगा, किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर सांद्रता पर ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर ऐसे कह लो, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। बस इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए बोल्स के नियम और चार्ल्स के नियम क्लियर। इसके बाद आएगा बार्नटाप समीकरण द्वारा बोल्स और चार्ल्स के नियम से परासरण दाब, आयतन और ताप में संबंध। तो देखिए इतना पहले समझिए, बोल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक।